नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ राखी और बात करेंगे साफ होती सपा। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी धीरे धीरे ही सही लेकिन अब साफ होने की ओर बढ़ती दिख रही है। दरअसल ऐसा हम इसलिए भी कह रहे हैं क्योंकि सपा उन 2 लोकसभा सीटों पर हुए उपचुनाव को हार गई जो उसका मजबूत गढ़ थे। जी हां, समाजवादी पार्टी ना आजमगढ़ सीट को बचा सकी और ना ही रामपुर को। साइकिल का अपने मजबूत गढ़ों में टायर तब पंक्चर हुआ जब लोकसभा चुनाव 2024 में करीब 2 साल का समय शेष है। पहले विधानसभा चुनाव 2022 में बड़ी हार, फिर 2 लोकसभा सीटों के उपचुनाव में झटका। सवाल यह है कि इन बड़े झटकों से अखिलेश अपनी पार्टी को कैसे उबारेंगे। क्या 2024 के महारण से पहले सपा मजबूती के साथ फिर उठ खड़ी हो पाएगी? इतना ही नहीं, सवाल यह भी है कि यूपी उपचुनाव के रिजल्ट का राष्ट्रपति चुनाव पर कितना असर पड़ेगा। इन सभी सवालों का हम जवाब भी लेंगे। इस पर पूरी चर्चा को हम आगे भी बढ़ाएंगे और पूरी खास जो चर्चा है साफ होती सपा में। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव 2022 में बीजेपी से परास्त होने वाली समाजवादी झटके से उबरी भी नहीं थी कि उसे एक साथ 2 बड़े झटके लगे हैं। जी हां, लोकसभा की 2 सीटों रामपुर और आजमगढ़ को सपा ने गंवा दिया है। रामपुर सीट पर हुए उपचुनाव में जहां बीजेपी के प्रत्याशी घनश्याम लोधी ने सपा कैंडिडेट आसिम रजा को करीब 42,000 मतों के अंतर से हराया, वहीं आजमगढ़ सीट पर समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार धर्मेंद्र यादव को भी हार का मुंह देखना पड़ा। यहां बीजेपी के दिनेश लाल यादव निरहुआ 8,000 से भी अधिक मतों से जीते। उपचुनाव में बीजेपी की सफलता से पीएम मोदी और सीएम योगी के साथ ही पार्टी के सभी नेता गदगद हैं। वहीं हार के बाद सपा को अब ये मंथन करना होगा कि जब अपना गढ़ नहीं बचा तो 2024 में साइकिल आखिर कैसे बीजेपी को टक्कर देगी। आपको बता दें कि रामपुर और आजमगढ़ सीट हारने के बाद अब लोकसभा में सपा के सिर्फ 3 ही सदस्य बचे हैं, जबकि राज्यसभा सदस्यों की संख्या भी 3 ही है। यूपी में 2 लोकसभा सीटों पर हुए उपचुनाव के नतीजे सामने आने के बाद एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने सपा पर तीखा हमला बोला। ओवैसी ने सपा को निकम्मी पार्टी बताते हुए कहा कि समाजवादी पार्टी में न तो कुव्वत है और न ही काबिलियत। साफ होती सपा के मुद्दे पर विस्तार से हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। कुछ प्रतिक्रिया है, पहले वो सुनते हैं। हम लोग हमेशा से आवाज उठा रहे थे कि सत्ता पक्ष के लोग बेईमानी कर रहे हैं, जनता को वोट डालने नहीं निकलने दे रहे हैं। इसकी वजह से जनता ने हमें वोट देने में अपनी कोशिशें जारी रखी, मगर प्रशासन और सरकार द्वारा उन्हें रोका गया वोट देने से, जिसकी वजह से आज लोकतंत्र हार गया। समाजवादी पार्टी को न जनता से मतलब है न उनके मुद्दों से मतलब है। इसीलिए रामपुर और आजमगढ़ की जनता ने योगी आदित्यनाथ जी के जो विकास कार्य हैं उत्तर प्रदेश में, जो हमारी सरकार ने विकास किए हैं, उस पर पुनः मुहर लगाई है और उत्तर प्रदेश में यह स्पष्ट संदेश दिया है कि 2024 भी हम प्रचंड बहुमत के साथ जीतेंगे। देखिए, सवाल यही है कि आखिरकार जो गढ़ माना जाता था उसको बचा नहीं पाए हैं। आने वाले 2024 में कैसे टक्कर दे पाएंगे? तीसरी बात यही है अखिलेश यादव के लिए कि वो अपनी साइकिल को कैसे दौड़ाएंगे, कैसे इन स्थितियों परिस्थितियों से उबार पाएंगे, क्योंकि विधानसभा का भी हमने नतीजे देखे हैं, लोकसभा बाकी है और अभी फिलहाल लोकसभा उपचुनाव भी हमने देख लिया। तो निश्चित तौर पर मुझे लगता है कि थोड़ा सा चिंता की बात है, क्योंकि मुख्य विपक्षी दल समाजवादी पार्टी है और यदि वो भी लगातार इसी तरह धीरे धीरे खसकते चले जाएगी तो मुझे लगता है उनको बहुत ज्यादा मंथन की जरूरत है। इस चर्चा को मैं विस्तार से आगे बढ़ाऊंगी। मेहमान जुड़े हैं, सबसे पहले आपका परिचय करा दें। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए कंचन द्विवेदी जी हमारे साथ जुड़े हैं। कंचन जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। सपा का पक्ष रखने के लिए विवेक पांडे जी हमारे साथ जुड़े हैं। विवेक जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और वरिष्ठ पत्रकार रजा रिजवी हमारे साथ जुड़े हैं। रजा रिजवी जी, आपका भी बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत सबसे पहले कंचन जी आपसे करना चाहती हूँ। जो दावा था, जो आत्मविश्वास था, आखिरकार वो भारतीय जनता पार्टी का पूरा होता हुआ दिखा। दोनों सीटें आखिरकार आ गई। वो कह रहे थे ना कि खोने के लिए कुछ नहीं था, लेकिन जीतने के लिए, छीनने के लिए बहुत कोशिश थी। क्या लगता है किस वजह से, खास तौर पर इन 2 जगहों की हम बात करेंगे, आजमगढ़ और रामपुर, क्या लगता है किस वजह से जो वोट का डिफरेंस आया है, सीट भारतीय जनता पार्टी के पास आई?
जी देखिए, राखी जी, बात ये होती है ना, जब आप किसी चीज को लेकर के सीरियस नहीं होते हैं, तो आप किसी चीज को लेकर के अगर आप उन चीजों पर ध्यान नहीं दे रहे हैं और उसको बहुत लाइटली के लेते हैं, तो मुझे लगता है कि वो चीज आपके यहाँ से जाते हुए देख नहीं लगती। और यही वजह अखिलेश जी की मैं कहूंगी कि उन्होंने आजमगढ़ को और जो रामपुर है उसको बहुत हल्के में लिया है। वो तो हमारी है, वो कहाँ जाएगा, उस पर तो हमारा ठप्पा लगा हुआ है। तो मुझे लगता है ये चीज अखिलेश जी को लेकर के डूब गई है और रामपुर और उनके लिए था वो नहीं रहा, क्योंकि जो जनता है, ये जो प्रजा है, ये अपने हितों की बातें सोचती है। वो हमेशा आपके पिता के कामों का नतीजा आपको नहीं दिया, आपको उनके लिए कुछ करना होगा और आपने उन चीजों को अगर नहीं निभाया है तो फिर निश्चित बात है कि वो दूसरा रास्ता तलाशेंगे और उन चीजों को करने के लिए जो कि सामने आएगा उनके लिए वो उंगली उठाएंगे, उनके लिए हाथ बढ़ाएंगे, उनको बोलेंगे। तो मैं यही कहूंगी कि भारतीय जनता पार्टी से उनको बहुत उम्मीद थी, रामपुर हो या आजमगढ़ हो, उम्मीद दिखाई है और मुझे पूरा विश्वास है हमारी रामपुर और जो हमारी आजमगढ़ की जनता है उन्हें संतुष्ट किया जाएगा, उनके हितों के लिए बात किया जाएगा। और मैं बिल्कुल बेशक कह सकती हूँ कि रामपुर और आजमगढ़ में ये दिखा दिया है कि हम लोग विकास के लिए काम करते हैं और उन्होंने जो अपना विश्वास हम लोगों पर दिखाया है, इससे ये पूरी तरीके से हो जाता है, होता है कि अब देश में विकास की बात होगी, ना तो किसी के विकास की बात होगी, न तो किसी के दबे की बात होगी, ना ही गुंडागर्दी की बात होगी। जो भी होगी विकास के नाम पर होगी, भारत के हित के नाम पर होगी, संविधान के नाम पर होगी। कहीं से भी कोई पक्षपात नहीं होगा, किसी प्रकार से कोई जाति मुद्दा नहीं होगा, ना धार्मिक मुद्दा होगा, केवल संविधान का मुद्दा होगा। के हिसाब से, संविधान के हिसाब से जनता चलेगी, विकास से। ठीक है, ठीक है कंचन जी, हालांकि मैंने सुना आपको पूरा, पर आवाज काफी कट कट के आ रही थी, मुझे लगता है शायद कुछ नेटवर्क इशू है, उसको थोड़ा सा ठीक कीजिएगा। ठीक है विवेक जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है ठीक से? जी जी, मेरे पास आवाज आ रही है। विवेक जी, क्या हुआ, ये आजमगढ़ रामपुर दोनों ही सीटें चली गई, कहाँ कमी रह गई? पहले तो पूरे पैनल को बहुत धन्यवाद देते हुए, जीतने वाले जितने प्रत्याशी हैं सभी को बहुत शुभकामनाओं के साथ जनता के जनाधार को स्वीकार करते हुए अनुमोदन करता हूं मैं अपनी बात रखने की शुरुआत करते हुए। देखिए, बहुत जरूरी है समझना इस बात को कि बिल्कुल सत्य कह रही थी हमारी जो भाजपा की प्रवक्ता हैं, बिल्कुल सत्य कह रही थी। चुनाव को बड़ी गंभीरता से लेते हैं ये लोग और चुनाव को जिस तरीके से लड़ते हैं मानना पड़ेगा कि इस देश में केवल और केवल चुनाव लड़ना ही भाजपा का एक एजेंडा है। और इसी के लिए मैं बधाई देता हूं भाजपा के विशेष सारे पदाधिकारी को, कार्यकर्ता को, संगठन को कि आपके चुनाव में व्यस्त रहने के कारण एक और 34,615,000 करोड़ का DHFL घोटाला इस देश के ऊपर कलंक की तरह लग चुका है, जिसमें कि 17 बैंकों को चपत भी लगाई जा चुकी है, अर्थव्यवस्था फिर गिरने की कगार पे है। ये आपकी उपलब्धि है, इसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब आते हैं चुनाव पे। आजमगढ़ की सीट को लेकर बिल्कुल मैं आश्वस्त था, पहले भी मैं कई डिबेट में कह चुका था कि गुड्डू जमाली जी वहां के एक क्षेत्रीय नेता हैं जिनको देखते हुए रणनीति बनाने की जरूरत थी और उसके अनुसार हमने रणनीति बनाई भी। लेकिन मुझे दुख बस इस बात का है कि इस बार जो चुनाव हुए हैं उसमें 45.97% की जो मतदान जो पड़े हैं, मुझे लगता है कि जनता ने थोड़ा सा और अगर मतदान की संख्यात्मक उसको प्रतिशत को बढ़ा होता तो यकीनन समाजवादी पार्टी की सीट निकल जाती। और आश्चर्य की बात भी नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से बसपा को समाप्त करने की कगार पे है मायावती जी, वो लगातार भाजपा की एक बी टीम की तरह केवल वोट काटने का काम कर रही है। मुझे लगता है ये लोकतंत्र के साथ उनकी पार्टी के लिए घातक है, ये उनको समझना होगा। दूसरी बात, रामपुर को लेकर मैं आश्वस्त था। रामपुर को लेकर इसलिए भी आश्वस्त था क्योंकि रामपुर में तो पुलिस चुनाव लड़ रही थी। आपको तो मैं कई वीडियो मैंने शेयर भी किए थे, डिबेट में बैठने के पहले मैंने आपके ट्विटर हैंडल पे आपको टैग करते हुए कई वीडियो शेयर किए हैं, जिसमें कि लगातार जनता के पास मतदान पर्चियां हैं लेकिन जनता को वोट नहीं डालने दिया गया। कई बूथों पे जहां पे 900 मतदाता थे सिर्फ 6 वोट पड़ते हैं। तो ये भी एक आश्चर्य की बात है कि मतलब संस्थाएं चुनाव लड़ रही हैं और राजनीतिक दल उनको चुनाव का हिस्सा बनाए जा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये लोकतंत्र के ऊपर सवाल नहीं है, ये लोकतंत्र फांसीवादिता की मानसिकता से समाप्ति की ओर है। और ये हर राजनीतिक दल का धर्म है भाई, प्रवक्ता हर कोई हो, चाहे मैं हूं चाहे ये हैं, हम अपनी पार्टी को डिफेंड जरूर करेंगे। लेकिन एक सामाजिक समन्वयता की भी बात होती है जिसको समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि भाजपा चुनाव कम लड़ती है, संस्थाएं चुनाव ज्यादा लड़ते हैं। जैसे प्रशासन, शासन,
जिलाधिकारी या वहां के जो बीडीओ हो गए, इनको ज्यादा चुनाव में शामिल कर लिया जाता है, जिसकी वजह से कि चुनाव प्रभावित होते हैं। हालांकि इस परिधि की समझ और इस परिधि का जो प्रभाव है वो कुछ समय के बाद दिखेगा। और वहां के लिए मैं आश्वस्त था, गुड्डू मतलब वहां के जो थे लोधी जी, उनकी जीत को लेकर मैं आश्वस्त था। भाई समाजवादी पार्टी के सदस्य रहे हैं, हमारी पार्टी से गए हैं, और हमारी पार्टी से जाने के बाद अगर कोई चुनाव जीत रहा है तो ये हमारे लिए मतलब स्वीकार्य बात है। समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता चुनाव हार नहीं सकता कम से कम। तो मैं तो इसको सकारात्मक दृष्टि से देख रहा हूँ, क्योंकि जनाधार है, जनता का जो विश्वास है या जनता ने जो जनादेश दिया है उसका सम्मान तो करना पड़ेगा। लेकिन दुख तब होता है जब हम शिकायत करते हैं, चाहे आज हम विपक्ष में हैं। इस देश का इतिहास देख लीजिएगा राखी जी, 1985 में आखिरी बार सरकार रिपीट होती है, कांग्रेस की लगातार 2 बार, उसके बाद 8 मुख्यमंत्री। लेकिन कहने का मतलब ये नहीं कहा जा सकता कि लगातार अल्पकालीन विजय लेके चली आ रही है भाजपा। 15 साल बाद सत्ता में वापसी हुई है। तो मुझे लगता है कि अति उत्साहित होने की आवश्यकता नहीं। राजनीतिक दलों की मर्यादा है, चुनाव लड़ते रहना, चुनाव लड़ेंगे। विपक्ष में रह करके मेन जो हमारा काम है, सकारात्मक रूप से जनता के मुद्दों को उठाते हुए सरकार को जगाए रखना। हार जीत तो चलती रहती है, लेकिन मुझे लगता है कि एक राजनीतिक शिष्टाचार की भी अपनी परिभाषा होती है। और इस विजय को मैं स्वीकार करता हूं कि मतलब हम हारे तो हैं ही चुनाव, फिलहाल ये तो सत्य है कि चुनाव तो हमारे। ठीक है, रजा रिजवी जी, मेरी आवाज पहुंच रही है? जी। रजा रिजवी जी, क्या लगता है समाजवादी पार्टी यदि हारी है तो हार की मुख्य वजह क्या हो सकती है, और भारतीय जनता पार्टी यदि जीती है तो एक मुख्य वजह क्या हो सकती है? देखिए, समाजवादी पार्टी की दोनों सीटें थी, आजमगढ़ और जो है रामपुर, और जाहिर सी बात है समाजवादी पार्टी पूरे तरीके से आश्वस्त थी कि हम अपनी सीट निकाल लेंगे। कारण उसका ये था कि आजमगढ़ से लगभग 2.5 लाख वोट से जीते थे अखिलेश, और रामपुर में जो है आजम खान 1,06,000 से ज्यादा वोट से जीते थे। तो इन लोगों को दोनों को ये था कि ये सीट तो अब निकलनी है, इसमें कोई मेहनत की जाए चाहे न की जाए, क्योंकि जैसे लगता है हमारा अधिकार है, यहाँ मुसलमान भी वोट ज्यादा है, यहाँ यादव वोट भी ज्यादा है, यहाँ गणित भी हमारे फेवर में है, और यहाँ के लीडर भी रहे हैं पुराने, तो इसलिए हमारा मान सम्मान है, तो हम सीटें निकाल लेंगे। और उस सीटें निकालने का एक असर ये भी हुआ कहने की बात कि हम निकाल लेंगे, कि अखिलेश जो है वो न तो रामपुर गए और न वो आजमगढ़ गए स्पीच करने। तो जाहिर सी बात है, अगर मैं किसी संस्था का मुखिया हूँ और मैं अगर उस क्षेत्र में जाता हूँ, उस क्षेत्र में अपनी बात को रखता हूँ, तो जो वहाँ के लोग हैं, जो हमारे मानने वाले हैं, हमारे जानने वाले हैं, जो हमारे कार्यकर्ता हैं, वो उत्साहित होते हैं और खुश होते हैं, और उनमें एक जोश आता है, एक बलबला आता है। तो वो जोश और बलबला तो कार्यकर्ताओं को दिया नहीं गया समाजवादी पार्टी की तरफ से। उसका असर ये रहा कि वोट का परसेंटेज उस तरीके से नहीं बढ़ पाया जिस तरीके से 2019 में बढ़ा था। वोट का परसेंटेज गिरा। मुसलमानों ने बहुत उत्साहित होकर के जो है वो समाजवादी पार्टी को वोट दिया नहीं। रामपुर में आप देखिए, वहाँ एक बहुत पुराना आलिया मदरसा था, उस मदरसे में बहुत अच्छी अच्छी किताबें थी, उन किताबों को सब दरहम भरम कर दिया और बाहर भी बेचा गया। आप देखिए स्वार टाडा के अंदर वहाँ बिलाल जो है वो जिला पंचायत के जो है सदस्य हैं, उन्होंने वहाँ 5,000 लोगों मुसलमानों की मीटिंग की, वहाँ आजम खां को फिरौन तक कहा। तो ये जो आजम खां जो बुजुर्गों की खबर खोद के उन्होंने अपना सभी निर्माण किया था, तो वहाँ लोग इंटरनल बहुत नाराज, ऐसा नहीं है कि नाराज है। उनको वहाँ जो इनके दबाव में अधिकारी रहते थे, क्योंकि ये भाई 9-10 साल से जो है मेले हो रहे थे, कई सालों से मिनिस्टर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जो कर्मचारी है वो भी इनके दबाव में अपना रहते थे। उस दबाव के कारण 2019 का इन्होंने चुनाव जीत लिया। लेकिन इस चुनाव के अंदर वहां पर मुसलमानों ने, खासकर मुस्लिम राष्ट्रीय में एक संगठन है, उसने जाकर के अंदर अंदर बहुत काम किया है, और मुसलमानों ने भी अच्छा वोट वहां पर दिया है। घनश्याम लोधी को इस बात से इनकार नहीं किया था, क्योंकि कल जब प्रेस कॉन्फ्रेंस मुख्यमंत्री ने की है अपनी बीजेपी कार्यालय में, तो लास्ट में उन्होंने कहा कि भाई हमें सभी वर्गों का सम्मान जो वोट मिला है, और हम रामपुर और आजमगढ़ का विकास पहले भी करते रहे हैं और अच्छे तरीके से इसका विकास करेंगे। तो कहीं ना कहीं वोट जो मिला है, जाहिर सी बात है, जहाँ 53% जो है मुस्लिम की आबादी है और 46% बताई जाती है कि वहाँ रामपुर में हमारे हिंदू भाइयों की आबादी है, तो जाहिर सी बात है, लगता है कि जब मुसलमानों की इतनी आबादी है तो जाहिर सी बात है वहाँ से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जीतना चाहिए। लेकिन बड़ी बात जरा आजमगढ़ हो जाती है कि वो रामपुर में तो कोई ऐसी बात नहीं, 5 विधानसभा है जिसमें 3 जो है वो सपा के पास है और 2 भारतीय जनता पार्टी के पास है। लेकिन आप आजमगढ़ देख लीजिए, पूरा मंडल जो 10-10 एमएलए, वो 10 एमएलए होते हुए भी वहाँ वो नहीं जीत पाए, वहाँ निर्वा जीत गए, क्योंकि वहाँ भी ये लोग आश्वस्त थे। लेकिन गुड्डू जमाली के आने से खेल जो है बिगड़ गया। गुड्डू जमाली
के आने से, क्योंकि इससे पहले जो चुनाव 2019 का हुआ था उसमें सपा और बसपा साथ मिलकर लड़ी थी, इसलिए अखिलेश को इतना वोट मिल गया। अगर आप गुड्डू जमाली का वोट देखिए तो 2,22,000 ये पाए हुए हैं, और आप इनका देखिए 262 या 65 कितना ये पाए हुए हैं, जो है क्या कहते हैं ये यादव जी, धर्मेंद्र यादव। तो इस तरीके से मिला लीजिए तो ये सपा बसपा का वोट मिलाइए तो उससे बहुत आगे चले जा रहे हैं। आप समझिए जहां 8,000 कुछ वोट से जो है निरहु जीते हैं, तो वहां जाकर प्रसाद जी आपकी आवाज नहीं आ रही है, मेरी आवाज पहुंच रही है? जी जी राखी जी आपकी आवाज आती है। हाँ ठीक है, चलिए देखिए मुझे ऐसा लगता है अब कहते हैं ना कि जो जीता वही सिकंदर, अब 24 की तैयारी कर लें। लेकिन एक महत्वपूर्ण सवाल जो बार बार आ रहा है कि समाजवादी पार्टी या अखिलेश यादव इन सारी चीज़ों का मंथन कैसे करेंगे? क्या वो इसकी वजह समझ रहे हैं? क्या ये एक विषय नहीं है कि हम कैसे अपनी इतनी पुरानी सीट को हार गए हैं? तो मुझे लगता है ये एक करना होगा, क्योंकि यदि यहाँ से भी धीरे धीरे हम नहीं सोचेंगे, गंभीरता से नहीं लेंगे, तो फिर आने वाले समय में मुझे लगता है दिक्कत होगी। तो ये एक मंथन का विषय निश्चित तौर पर समाजवादी पार्टी के लिए है। विवेक जी से मैं सवाल लूंगी, उससे पहले कंचन जी, अब मुझे लगता है कि कह लीजिए जनता का विश्वास है या विकास है या और भी चीज़ें, अभी विवेक जी ने कुछ पॉइंट्स गिनाए थे, कुछ घोटाले का जिक्र भी किया था, और ये उम्मीद सरकार से की जाती है कि कोई भी चीज़ें यदि आती हैं तो यदि इलेक्शन से फ्री हो गए हैं तो कम से कम, क्योंकि आता है वो मैसेज, विपक्ष यदि सवाल उठाता है तो उस पर क्या इम्प्लीमेंट हो सकता है, क्या कार्रवाई हो सकती है, किस तरह की जांच हो सकती है, ये मुझे लगता है अब जिम्मेदारी के साथ काम करने की ज़रूरत है। हाँ बिल्कुल, देखिए राखी जी, जो भी बातें हैं, अगर पक्ष अगर आपका ठीक ठाक है तो विपक्ष को बिल्कुल बात करनी चाहिए और उन चीजों को उठाना चाहिए जो देश के हित के लिए हो, और अगर वो अपनी एक मर्यादा के हिसाब से और देश के हित के हिसाब से कोई भी बात उठाएंगे तो हम लोग बिल्कुल उनका सम्मान करते हैं और उनकी बातों को मान्य भी किया जाएगा अगर वो देश के हित में, हमारे प्रदेश के हित में होगी तो। बाकी मैं कुछ चीजों की बात करूं, जैसे कि अभी मैंने विवेक जी को सुना, वो बहुत प्रकार से बातें कर रहे हैं कि जानते वो भी हैं कि मतलब और मकसद क्या था, माजरा क्या हुआ है आजमगढ़ में और रामपुर में, लेकिन क्या करें वो बेबस है। मैं कह सकती हूँ, मुझे यहाँ पे थोड़ी सी लाइन याद आ रही है, हमें मालूम है जन्नत की हकीकत लेकिन दिल बहलाने को वाले में ख्याल अच्छा है। तो वो भी जानते हैं कि हुआ क्या है, मैटर क्या है, लेकिन नहीं, वो ये नहीं बताएंगे कि हमारी गलती है, वो ये नहीं बताएंगे कि अखिलेश जी को फुर्सत ही नहीं मिली वहां जाने की, वो ये नहीं बताएंगे कि अखिलेश जी को बिल्कुल भरोसा था कि नहीं वहां तो हमारा स्वराज्य चलता है, वो तो सब हमारे हैं ही, वो ये बिल्कुल भी नहीं बताएंगे कि हमने गलती कर दी, हमसे भूल हो गई, हम ये समझते थे नहीं मुलायम सिंह जी के एहसानों का बदला या फिर जो उन्होंने काम सेवा जनता की वहां पे की वो हमेशा आजमगढ़ और रामपुर हमेशा हमको देता रहेगा, ये उन्होंने भूल कर दिए, ये बिल्कुल नहीं बताएंगे। लेकिन मैं बता दूं जिस प्रकार से वो या फिर अधिकार फोड़ रहे हैं या फिर बीजेपी पर फोड़ रहे हैं, अगर यही फोकस आपने काम पर किया होता, यही फोकस आपने रामपुर की या फिर मैं कहूँ कि जो आजमगढ़ है वहां की जनता के लिए कुछ कर दिया होता, आप उसको घर कहते हैं, घर के लोगों को प्रेम और कर्तव्य दोनों ही देने पड़ते हैं, अगर आपने किया होता तो जनता की तरफ से आपके लिए ऐसे फैसले बिल्कुल भी नहीं आते, ये आपको मालूम है। लेकिन मैं समझती हूँ कि आपकी बेबसी है। बाकी राखी जो आप कह रही हैं कि आप सरकार में आए हैं, आपने सेवा का एक ठेका हमने लिया है, हमने ये पूरी तरीके से सुनिश्चित किया है कि हमें रामपुर को जीतना कैसे है। अभी तो हमने केवल चुनाव जीता है, अभी तो हमें उनके दिलों में उतर करके राज्य करना है और हम इस पूरी लड़ाई को बहुत दृढ़ निश्चय के साथ में अपने एक सुनिश्चित के हिसाबों के साथ में लेकर के चले हुए हैं कि हमें पूरे भारत में जो जनता है उसके हृदय में जगह बनानी है और सभी के हित के लिए बात करनी है। अभी तो रामपुर और अभी तो केवल आजमगढ़ की बात है, बाकी जो भी बचा हुआ है, जो भी लोग हैं, हमें लगता है कि सपा अब बहुत गिरने की कगार पे आ गई है, क्योंकि उसके अपने लोग ही रुष्ट हो रहे हैं, उसकी अपनी चीजें ही, जैसे कि आजमगढ़ गया तो इसका मतलब मैसेज बहुत बड़ा है। आप कहने
कहने के लिए कह सकते हैं उपचुनाव जीता हुआ है, लेकिन वो जो मैसेज गया है भारत में, वो जो कहते हैं कि जो अपना घर होता है जहां से आप कभी नहीं हारते और वहां से हार जाते हैं तो आपकी नाक कट जाती है। तो मैं यही कहूंगी कि आजमगढ़ को लेकर के या फिर रामपुर को लेकर के नाक कट गई है सपा की, और इन पर विचार करना चाहिए, गंभीर रूप से इन लोगों को विचार करना चाहिए। जो हुआ है वो बिल्कुल भी हित में नहीं है, ये पार्टी के ध्वस्त होने के संकेत हैं, इसलिए इसको हल्के में ना लें, उसको हल्का भी ना समझे, अखिलेश जी को समझाने का प्रयास करें। बिल्कुल विवेक जी, मुझे लग रहा है बहुत ज्यादा अभी इसको गंभीरता से लेने की जरूरत है, क्योंकि आप समझ सकते हैं भले ही ये उपचुनाव था, लेकिन बहुत सारी चीजों के बारे में पता चलता है, एक जनता का माइंड पता चलता है। हालांकि आपने बहुत सारे एग्जाम्पल्स दिए कि कहाँ गड़बड़ हुई, ऐसा हुआ वैसा हुआ। अच्छा हुआ ईवीएम का नाम नहीं आया, क्योंकि हर बार इलेक्शन में ईवीएम का जिक्र बहुत आता है, तो कम से कम ईवीएम पे आरोप नहीं लगे, ये बहुत अच्छा लगा मुझे। मायावती जी पे दोष लगे। अच्छा, एक बात उनको समझ नहीं आती कि मायावती जी को भी कह देते हैं, लेकिन फिर कांग्रेस को भूल क्यों जाते हैं, जो आपका भी तो सही कांग्रेस कर रही है। अगर उस हिसाब से देखा जाए तो यहाँ पर दोनों चीजें इक्वल हो जाती हैं, आप उसको तो याद नहीं कर रहे हैं। और अगर मैं कहूँ, अगर जैसे सोचा जाए पिछले वाले चुनाव को देख करके, तो जब अखिलेश जी चुनाव सामने लड़े हुए थे निरहुआ के, कितने वोटों से वो जीते हुए थे। अगर मायावती जी शायद उनके साथ ना होती तो वो बिल्कुल नहीं जीतते। जिस बार ऐसा हुआ, आप समझ सकते हैं कि वो कितने कम वोटों से, कितना कम था उनके हारने का। हाँ, तो दोनों चीजें आप ये सब नहीं बोलेंगे, ये सब नहीं बताएंगे, अपनी ऊपर थोड़ा सा जांच लीजिए, अपनी कमियों को थोड़ा देख लीजिए, हो सकता है सुधार हो जाए। मुझे लगता है कि कंचन जी ने काफी रिसर्च कर रखी है चुनाव के मुद्दों को लेकर के, बहुत अच्छा लगा। लेकिन थोड़ा सा रिसर्च अगर आप देश के विषय पे भी कर लेते हैं तो मुझे लगता है कि देश की स्थिति जो होने वाली है, भयावह स्थिति में जिसमें हम जा रहे हैं, हम चुनावों को तो प्राथमिकता देते हैं, वो हमें दिखाई दे रहा है। बिहार देखा, कर्नाटक देखा, मर्यादा होती है, सुन लीजिए, मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा था, सुन लीजिए। देश के बारे में ऐसा मत बोलिए, देश के बारे में नहीं बोलना पड़ेगा ना। नेपाल आके हमारी 7100 एकड़ जमीन पे कब्जा कर लेता है, लेकिन देश में कोई इस पे राजनीतिक दल, खास करके सत्ता पक्ष को, जिसको कार्रवाई करनी चाहिए, मौन धारण करके बैठा है। नहीं, आपके कहने से नहीं होगा ना, मीडिया में खबरें आ चुकी है, सुन लीजिए। कंचन जी, ये तरीका गलत है, डिबेट करने का ये तरीका नहीं है। देखिए, मुझे ऐसा लग रहा है हम इलेक्शन, हम लोकसभा उपचुनाव पर हैं, तो हम इधर उधर ना ही जाएं। बात ये हो रही है कि जो जीता, जो हारा, आगे क्या। मैं कह रहा हूँ लोकसभा चुनाव पे बिल्कुल मैं बात करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेन बात है जब आप ठीक है कंचन जी बोलने दीजिए, प्लीज बोलने दीजिए। नहीं है, ये तरीका सही नहीं होता है डिबेट का। देखिए, मैं किसी को इंटरप्ट नहीं करता, मैं भी चाहूंगा कि कोई इंटरप्शन ना करे। ये मत बताइए कि कब्जे किसने किए, कहाँ किए, क्योंकि आप भी जानते हैं, हकीकत आपको भी मालूम है, मुझे भी मालूम है। नहीं, हकीकत बहलाइए मत जनता को, अभी वो बात करिए तो ठीक है। चलिए कंचन जी, समय की सीमाएं बोलने दीजिए, उनका पक्ष आ जाए। आपको दिखा दूं आईने में। नहीं विवेक जी, बोलिए। नहीं, मैं वही कह रहा हूं कि हम अपनी पार्टी के आंतरिक जो भी समीक्षाएं हैं, जहां गलतियां हुई हैं, चाहे जिस तरीके से पार्टी की कार्यकारिणी को नए तरीके से रीऑर्गेनाइज करना है, उस पर हम काम कर रहे हैं, वो पार्टी का आंतरिक विषय है। लेकिन बात अगर इनसे मैं करूं आजमगढ़ के विकास की या पूर्वांचल क्षेत्र के परिक्षेत्र की, कंचन जी से मैं पूछूंगा, आजमगढ़ के 4 चौराहे का नाम बता दीजिए कंचन जी। मैं आजमगढ़ परिक्षेत्र से आता हूं, मैंने एक बात पहले स्वीकार कर ली कि आजमगढ़ में सबसे ज्यादा हमारे फेलियर का जो सबसे बड़ा कारण रहा, वोट प्रतिशत का कम होना। अगर 7,000 मात्र का अंतर आता है, अगर ये वोट प्रतिशत थोड़े से बड़े होते तो यकीनन सीट हमारी नहीं करना। उनको चौराहे मालूम है, लेकिन मुझे मालूम है कि अखिलेश जी को मालूम नहीं होंगे। मैं वही कह रहा हूँ, नहीं आप ही कर लीजिए डिबेट। नहीं, वही कह रहा हूँ, आप डिबेट एक्सपर्ट, आप चुनाव एक्सपर्ट, आप चुनाव कर लीजिए। महाराष्ट्र में भी आप यही करने की कोशिश कर रहे हैं। ईडी को आप इस तरह इस्तेमाल करते हैं। चलिए थोड़ा सा विषयांतर हो रहे हैं और समय भी हो गया है, मुझे बीच में रोकना पड़ेगा। आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। देखिए, इंतजार नतीजों का था, नतीजे आ चुके हैं, साफ होती सपा। देखिए, इसलिए भी कहा जा रहा है क्योंकि ये दोनों समाजवादी पार्टी की का गढ़ माना जाती रही है और अब हाथ से चली गई, तो निश्चित तौर पर 2024 लोकसभा लगा हुआ है। क्या तैयारी होगी, क्या मंथन होगा, प्रचार के दौरान अखिलेश यादव दिखाई भी नहीं दिए, नजर भी नहीं आए वहां पर, क्या अंदरूनी रूप से चल रहा है। मुझे लगता है समाजवादी पार्टी को, क्योंकि उनकी हार हुई है, तो उनको मंथन करना होगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जिस जीत के साथ, जिस विश्वास के साथ आगे बढ़ रही है, चाहे विधानसभा हो, चाहे ये लोकसभा के उपचुनाव हो और आने वाला लोकसभा भी, तो मुझे लगता है शायद जो विपक्ष में है उनको बहुत ज्यादा आत्ममंथन की और कैसे इस चीज से निकलेंगे उसकी जरूरत है। फिलहाल चर्चा में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।